करते हैं मैनकाइंड से, मतलब बहुत ही धमाकेदार लिस्टिंग हुई, काफ़ी रिटेलर को पैसे, जिन्होंने पैसे लगाए उनको शेयर मिले, और शेयर मिले तो लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया। तो नॉर्मल चीज़ है, रिटेल की टेंडेंसी होती है कि जहाँ शेयर थोड़ा सा बढ़ जाए आधा बेच दे, बाकी आधे का कॉस्ट कम कर दे। लेकिन जिन लोगों ने बाजार में पैसे बनाए हैं वो ऐसे करके नहीं बनाए हैं, वो ऐसे करके बनाए हैं कि अगर शेयर बढ़ गया तो उसको रख लिया, शेयर घट गया और उसका फंडामेंटल्स ठीक है तो रख लिया, शेयर घट गया और फंडामेंटल्स परमानेंटली खराब हो गए तो उसे बेच दिया। तो अगर कोई स्टॉक आप लिए, मैनकाइंड की बात नहीं हो रही क्योंकि मैं रिकमेंडेशन नहीं करता इस चैनल पे, अगर आप कोई स्टॉक लिए उसका दाम बढ़ा है, मतलब कि आप राइट थे अपने असेसमेंट में, उसके बाद उस प्रॉफिट को राइड करें, उस प्रॉफिट को बैठे उसके ऊपर, बजाय कि हड़बड़ हड़बड़ करके कि भाई मेरे पैसे बन गए कहीं निकल ना जाए हम इसको बेच दें। तो एक मैनकाइंड की बात नहीं हो रही, एक जेनरिक बात हो रही है कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जो चीज़ प्रॉफिट में होता है उसे बेच देते हैं, और जो घाटे में जाता है उस पर बैठे रहते हैं कि भाई घाटा हो गया तो हम क्या करें। तो घाटे में भी बेचनी चाहिए, अगर फंडामेंटल प्रॉब्लम हो गई है तो निकलना चाहिए। अगर घाटा आपका हो गया, आपको लग रहा है टेम्पररी है, कोई इवेंट आएगा उसके बाद रिकवरी हो जाएगी, तो उसे स्टॉक को रख सकते हैं, आपको बेचने की जरूरत नहीं है। तो यही वाली बात हो रही थी। बट अगर आप फंडामेंटल व्यू लेंगे तो मैनकाइंड अब शायद 40-41 टाइम्स पी पे आ गया है, 12-15% ग्रोथ की कंपनी है। तो ले दे के जो मलाई थी वो निकल गई है, वो दूध जो है स्किम्ड मिल्क बच गया, 2% वाला जो बेचते हैं ना, जैसे कि 2% फैट फ्री, तो फिर फैट फ्री मिल्क हो गया मेरे हिसाब से। बट अगर किसी के पास है तो वो रख भी सकता है, बिकॉज अच्छी कंपनी है, 12-15% टॉप लाइन बॉटम लाइन करेगी, और थोड़ा सा डिमांड सप्लाई इंबैलेंस आएगा तो उसके बाद कुछ होएगा। लेकिन नॉर्मली ये सब में क्या होता है, जिस दिन एंकर का सेलिंग आती है, जिस दिन बड़े लोगों की सेलिंग होती है, उनका लॉक-इन खुलता है, उस दिन ये स्टॉक थोड़ा सा उथल पुथल करता है, क्योंकि वो बड़ा माल आता है बाजार में। तो जो लेने वाले भी होते हैं वो वेट करते हैं उस दिन का कि किस दिन बड़े लोग इसकी बिकवाली करेंगे और उस दिन इसको देखें। बट ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में मेरे को लगता है वो जो बड़ी बढ़िया जो रबड़ी वाली जो ऊपर मलाई वाला दूध था, केशर बादाम पिस्ता लगाकर, अब वो स्किम्ड मिल्क 2% फैट फ्री हो गया है। लेकिन दूध तो है ही, अभी भी दूध बिना पानी का दूध है, बढ़िया दूध है, आप पिएंगे आप हेल्दी रहेंगे, अच्छा रहेंगे। तो वो हिसाब से आप समझ सकते हैं स्टॉक के बारे में। बट हम कभी राइट भी होते हैं, कभी रॉन्ग भी होते हैं, रॉन्ग बहुत बार हुआ है, राइट भी बहुत बार हुए हैं। नंबर ऑफ राइट्स इज मोर देन द नंबर ऑफ रॉन्ग्स, तो इसीलिए एग्जिस्ट कर रहे हैं मार्केट में। तो मैं बुलिश था थोड़ा मैनकाइंड को फंडामेंटली एज अ कंपनी, बट ये राइट हो गया इसका ये मतलब नहीं, आगे भी राइट होंगे, कभी रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो इसको एब्जॉर्ब करें और ये ऐसे चलता ही रहेगा। अब वो देखिए मार्केट जो है ना, मैं समझ गया एक चीज़ मार्केट में, आप बोलेंगे 32 साल के बाद आप समझे, तो हाँ 32 साल के बाद मैं समझ गया हूँ कि जो स्क्रीन जो है ना, जो ये फंडामेंटल थ्योरी है कि द भाव भगवान से है, भाव भगवान इज है ओनली इन द लॉन्ग रन। आप 3 साल रखेंगे तो आपको भाव जो दिखेगा वो सही मिल जाएगा, बट इमीडिएटली जो भाव होता है वो बहुत उल्टा पुल्टा भाव बताता है। तो भाव भगवान शॉर्ट रन में तो होता ही नहीं है। लॉन्ग रन वालों के लिए जो आपको 3 साल बाद भाव आएगा वो भगवान है। जो अभी का जो भाव स्क्रीन पे चल रहा है वो भगवान नहीं है, वो कुछ और है, मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि वो आपको परेशान ही करेगा बार बार। कभी आपको बाजार घटेगा तो आपसे बिकवाएगा, बाजार बढ़ेगा तो आपसे स्टॉक दिलवाएगा। तो ये देखते हुए मेरे को लगता है कि मार्केट में अभी उछल कूद करके आप इन्वेस्टमेंट भी अगर करें तो उसको रखने का ताकत रखें। ये नहीं कि ले लिया आप घट गया, कल कोई और बैंक बंद हो जाएगी। जैसे बोलते हैं 4800 बैंक है अमेरिका में, उसमें 2400, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दोस 4800 बैंक्स इन अमेरिका have liabilities which exceed the assets, मतलब उनकी लाइबिलिटी एसेट से बढ़ गई है। अब हुआ क्या है, बैंकों का क्राइसिस क्या है, बैंकों का क्राइसिस है उन्होंने एक बॉन्ड खरीद लिया, फ्री के 5% मिल रहे थे, लोगों को 2%, 0.2, 0.3, 0.5% दिया, उस पैसे को गए वो और लेकर बॉन्ड खरीद लिया। जब उन्होंने बॉन्ड खरीदा उस पैसे से तो वो बॉन्ड का वैल्यू घट गया, बिकॉज फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो उनका बॉन्ड का वैल्यू घट गया। तो टेम्पररी अगर आप देखेंगे तो वो नुकसान में वो सारी बैंकें। अब वो नुकसान जो है वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी को पैसा दिया जो पैसा रिटर्न नहीं हो रहा है, नुकसान इस बात का है कि उन्होंने जो बॉन्ड खरीदा बॉन्ड का वैल्यू घट गया। बॉन्ड आप समझिए शेयर मार्केट की चीज़ है, कोई 300 में कोई शेयर लिया 250 हो गया। अब आप बोले 300 में लिया, रिलायंस अच्छी कंपनी क्या इसमें रखो तो 2-3 साल वापस मिल जाएगा भाव। तो वही बॉन्ड के साथ है, जहाँ फेड इंटरेस्ट रेट कट करेगी बॉन्ड के वैल्यू बढ़ेंगे और ये बच जाएंगे सारे के सारे बैंक जितने जो फंसे रीजनल बैंक। और इसमें मुझे लगता है बड़ी कंस्पिरेसी थी। जेपी मॉर्गन और जितने बड़े बैंक हैं उनका बहुत क्लाउड होता है, वो चाहते हैं कि छोटी बैंकें बंद हो जाए और उन्हें खा जाए फ्री का। तो अमेरिका का भी येस बैंक मूवमेंट आया और अमेरिका येस बैंक मूवमेंट से बाहर निकला है। और अभी तो ठीक है, अभी देखो 2 दिन बाद फिर कोई नेगेटिव खबर आएगी, फिर हम शुरू हो जाएंगे। 2008 मूवमेंट आ गया वापस, 1997 का LTCM लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट वाली प्रॉब्लम आ गई, 1929 आ गया। वो तो 1929 तो नहीं बोलते, तो 2008 दिखता है, तो हम 2008 पे लाके रुक जाते हैं और कुछ डेप्थ होगा तो फिर 1929 बोलेंगे। ये सब 2-2 साल 3-3 साल में मार्केट में व्यू चेंज होता है, लेकिन 2-2 3-3 हफ्तों में अगर व्यू चेंज होएगा तो पैसा बनाना नामुमकिन है, मतलब बना ही नहीं सकते आप पैसा 2-2 3-3 हफ्ते में व्यू चेंज करके। तो ठीक है, वो ट्रेंड लाइन टूटेगा, ट्रेंड लाइन के ऊपर आएगा, ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा, सारे डीएमए एवरेजेस टूटेंगे, फिर ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, तो होता ही रहेगा। फॉर एग्जांपल एक शुगर स्टॉक का जिसका मैं बात कर सकता हूँ, बलरामपुर चीनी, उसको मार के उसको 300 रुपये कर दिया था पीछे, अब वो 300 रुपये करके वापस 420 हो गया। मतलब क्या स्टॉक 40% बढ़ जाता है ऐसे, मतलब क्या चेंज हुआ है कंपनी में कि आप 40% उसका भाव बढ़ा दें। बट दिस इज हाउ द मार्केट इज। तो आज मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि अभी न्यूज़ अच्छी है, पड़ेगा कि इसको किससे हैंडल करें, बिकॉज टाइम सबका आता है, ऐसा नहीं है किसी निफ्टी बढ़ेंगे, बाकी जैसे ही निफ्टी ऊपर आएगा, जैसी रिस्क ऑन ट्राली आएगी, आप देखेंगे निफ्टी रुक जाएगा और स्मॉल कैप और मिड कैप में पागलपंती की बाइंग आएगी। आपको सिर्फ फेड रेट कट चाहिए या अंदेशा चाहिए या फेड का स्टेटमेंट चाहिए। कल तो कोई फेड का कोई भूल गया क्या नाम था, बुलार्ड नहीं थे, कोई और नहीं, कोई विलियम थे ना, क्या थे, वो बोले वी आर नॉट डन विद रेट कट येट। अब तो तुमको क्या प्रॉब्लम है भाई, तुम लोग कमेंट्री देते हो ना अपने, उसके बाद तुम लोग को इतना शौक है कि रोज जा जाकर मैं कमेंट करूँ, रोज जा जाकर मैं सबको बताऊं कि देखो मेरा व्यू क्या है। फिर उन्होंने कहा रिसेशन जो है वो भी हो सकता है, आप लोग ऐसे मत सोचें कि रिसेशन खत्म हो गया। फिर उन्होंने कहा कि रेट टाइटनिंग जो है हम करेंगे अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं आएगी। तो नई बात क्या है, लेकिन रोज आकर बोलना, रोज परेशान करना सबको और ग्लोबल मार्केट्स को ऊपर नीचे करना,
मुझे पता नहीं इनका प्रॉब्लम क्या है, ये धीरे-धीरे मार्केट को कभी स्टेबल नहीं होने दे रहे, बिकॉज़ ये नहीं चाहते हैं कि लोग सोचें कि रेट कट हो जाएगा, अब तुम जाओ खर्चे करो, मौज करो, मज़े करो। तो ये अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन फेड का एक प्लान है कि लोगों को कंप्लेसेंट नहीं बनाए, जिसको कहते हैं कि लोग अपने आप मज़े नहीं करें और जाकर खर्चा नहीं करें, बिकॉज़ खर्चा करेंगे फिर डिमांड बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आएगा। तो डरा कर रखो, धमका कर रखो, मुझे लगता है वैसी ही कहानी है। वैसे एक खबर आई है कि अमेज़न खुद अपना एक चैट जीपीटी वाला रोबोट बना के रेडी कर रखा है, जो अपने अंदर यूज़ करता है वो। तो अमेज़न का जो चैट जीपीटी का जो रोबोट है, वो बोलते हैं चैट जीपीटी से भी बेटर है और अच्छा काम करता है। उसको भी पब्लिक लॉन्च नहीं किया है इन लोगों ने, बट अपने अंदर ही यूज़ कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कैसे चलाना है। मुझे लगता है अकेला चैट जीपीटी नहीं है, चैट जीपीटी के भाई, भतीजा, मामे का बेटा, मासी की बेटी, बुआ की बेटी, बुआ का बेटा, बुआ, फूफा सारे में आ जाएंगे धीरे-धीरे, बिकॉज़ इनोवेशन जो है वो एक अकेला आदमी बैठकर लेबोरेटरी में चैट जीपीटी नहीं बना रहा है। ये कोई केमिकल डिज़ाइन करने वाला नहीं है कि हाईली सीक्रेटिव एनवायरनमेंट है। ये हज़ारों आदमियों की टीम होती है जो बनाती है। एक आदमी इधर से निकलता है, उधर जाता है, उधर बताता है, देखो भाई वहाँ भी काम चल रहा है। और जब लो इंटरेस्टेड एनवायरनमेंट होता है, फ्री कैश होता है, तो आदमी बोलता है पैसे खर्चा करो, हम भी ट्राई करते हैं, देखो कुछ बन सकता है कि नहीं। तो मुझे लगता है एआई में अमेज़न आगे है, एप्पल तो उतना एक्टिव नहीं है, टेस्ला बहुत आगे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, माइक्रोसॉफ्ट का चैट जीपीटी लेकर एकदम फोरफ्रंट पे बैठा है, फेसबुक भी कुछ खटपट कर रहा है, गूगल के पास तो बोलते हैं बेटर प्रोडक्ट है जो वो मार्केट में ला नहीं रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं ये ले आऊँ तो मेरा एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट की बिकवाली बंद हो जाएगी, बिकॉज सर्च इंजन में जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे गूगल पैसा नहीं बनाएगा। और अगर आपको इमीडिएट आंसर मिल गया तो आप क्लिक क्यों करेंगे? तो क्लिक के ऊपर ही पैसा बनता है, जब आप जाके कोई ऐड पे बटन दबाते हैं और माउस लगाते हैं, तो वो हिसाब से देखना चाहिए। और एप्पल का तो दूसरी बात है, एप्पल तो अपनी शेयर खरीदने में बड़े बिजी हैं। अभी कोई कल को भी मैं देख रहा था कि पिछले 7-8-10 साल में एप्पल ने $586 बिलियन की बाइंग की अपने शेयर की, तो लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का अपना ही शेयर खरीद लिया। तो अपने 50 लाख करोड़ रुपए का $586 बिलियन की बाइंग कर ली उसने। एप्पल का मार्केट कैप अगर 2 ट्रिलियन है तो 25% तो उसने खुद ही खरीद लिया है। मतलब ये स्टॉक प्राइस जो है ये कभी घट नहीं सकता है, क्योंकि दो चीज़ होती है जब कंपनी बायबैक करती है। तो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, दो चीज़ होती है जब कंपनी बायबैक करती है। तो बायबैक जब करती है कंपनी, तो एक तो नंबर ऑफ शेयर्स कम होते हैं, वो सबको पता है कि हाँ वो मार्केट से खरीद लिया, नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए, क्योंकि कंपनी वापस खरीद के उस शेयर को कैंसिल आउट कर देती है अपने पैसे से। दूसरी चीज़ जो होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि मार्केट से लिक्विडिटी गायब होती है। जिसके पास बेचना है ना, मेरे को बेच दे, ऐसे करके कंपनी सबसे माल उठा लेती है। तो जब नंबर ऑफ शेयर्स कम होते हैं तो भाव जो है, अगर आप कांस्टेंट अज्यूम करें, अगर आप समझे कोई कंपनी है जिसके 1 करोड़ शेयर है और 100 रुपये का भाव है, 1 करोड़ शेयर और 100 रुपये का भाव, तो उसका मार्केट कैप हुआ 100 करोड़ रुपया, राइट? 100 करोड़ का मार्केट कैप है उसका। अगर मैं 1 करोड़ शेयर के बजाय उसको 50 लाख शेयर कंपनी खरीद ली, तो उसका मार्केट कैप कितना हुआ? मार्केट कैप हो गया 50 करोड़ रुपया। तो कंपनी के बायबैक से मार्केट कैप 50 करोड़ घट गया। अगर मैं वो 50 करोड़ अगर मैं वो 50 लाख शेयर नहीं खरीदता तो मार्केट कैप उसका 1 करोड़ शेयर के हिसाब से बनता, क्योंकि मैं 50 लाख शेयर खरीद लिया, अब बचे बाजार में 50 लाख शेयर, तो भाव 200 रुपये होंगे तो भी मार्केट कैप सेम आएगा 100 करोड़ का। सो बेसिकली जब आप बायबैक करते हो तो इवन द मार्केट कैप कैन रिमेन सेम बट द स्टॉक प्राइस विल कीप गोइंग अप। तो ये एक बहुत खास अरिथमेटिक है जो आपको समझना चाहिए कि बायबैक से क्या होता है। नंबर ऑफ शेयर्स आप खरीद लिए तो नंबर ऑफ शेयर्स कम हुआ, मतलब सेम मार्केट कैप पे भाव आपका बढ़ सकता है, डबल हो सकता है, क्योंकि आपने भाव का, क्योंकि आपने यहाँ से शेयर टांग लिया बाजार से और उसका एक इंपैक्ट नहीं होता, आप फ्लोट भी खाते हो बाजार से। तो ये जो है हमारी आईटी कंपनियों को, कोई आप लोग इतने जो काम करते हैं वहाँ पे आप अपने मैनेजमेंट को बोलें कि आप ये टेंडर ऑफर बंद करो, आके मार्केट से खरीदो। टेंडर ऑफर में स्पेकुलेटर कमाता है, जो बाजार से खरीदता है, आर्बिट्राज करता है, शॉर्ट करता है और वहाँ अपना हिसाब किताब लगा लेता है। खास बात यह है कि ओवरऑल मार्केट में अभी ना बहुत बुलिश सेंटिमेंट है ना बेरिश सेंटिमेंट है। बाजार थोड़ा थका हुआ ठंडा सा है, कोई दिन कुछ बढ़ जाता है, कोई दिन कुछ घट जाता है, कोई न्यूज़ आ जाती है, फिर हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, चल लेते हैं। और नॉर्मली रिकवरी ऐसे ही स्टार्ट होनी चाहिए। रिकवरी बहुत कोई दूल्हे मियाँ की तरह बाराती लेकर नहीं चलना चाहिए कि 5 आदमी वहाँ नाच रहे हैं, 8 वहाँ पटाखे फोड़ रहे हैं और 12 वहाँ पे मिठाइयाँ खा रहे हैं और 17 आदमी वहाँ पे कुछ कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही देखना चाहिए। अब देखते हैं